देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको मिरर की जो प्रॉपर्टी बता रहा था, उन्हीं प्रॉपर्टी में आगे उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो बता रहा था। एक और पॉइंट है वो है फील्ड ऑफ व्यू या व्यूइंग एंगल। तो उसी में ये प्लेन मिरर सामने रखा हुआ है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है सामने, जो ऑब्जेक्ट वो रखा हुआ है, यहाँ से एक रे ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी। तो जो लास्ट यहाँ पे टकरा रही है ये वाली रे, जब रिफ्लेक्ट होके जाएंगी तो इधर आएगी, और ये वाली टकरा के इधर आएंगी, ठीक है। तो इस रीजन में अगर कोई भी आदमी खड़ा हो जाए, कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए, वो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी पीछे, उस इमेज को देख पाएगा। ये इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है, ये इमेज है। मेरे कहने का मतलब है कि इस रीजन में कहीं भी खड़ा होता है तो यहाँ से रेस टकरा के वापस लौटेंगी। जैसे ये वाली रे लौट रही है, ये वाली रे लौट रही है, ये वाली रे लौट रही है, ये वाली रे लौट रही है। तो इस रीजन में अगर कोई भी आदमी खड़ा होगा, एनीवन, तो वो देख पाएगा इमेज को, वो इमेज को देख पाएगा अगर इस रीजन में कोई खड़ा हो जाता है तो ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, इसे हम व्यूइंग एंगल या फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर इसमें कोई भी आदमी खड़ा हो जाए तो उसको रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी। डायरेक्ट तो से देख ही पाएगा, इवन यहाँ खड़ा होगा तो भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देख लेगा। यहाँ से डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा। इमेज का मतलब ये पीछे वाली, और वो ये है, ये वाली जो रेज है वो यहाँ से आती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो इस रीजन में कहीं पे भी अगर खड़ा हो जाता है तो उसको ये रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी। और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, इन्हीं रेज को जिस रीजन में हम पाते हैं उस रीजन को हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। और ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल जो इन दोनों रेज के बीच में है, लास्ट वाली, ये वाली और ये वाली, ये जो रेज होती है इनको हम लिमिटिंग रेज कहते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो करेंगे तो उन क्वेश्चन को करने में आपको ये लिमिटिंग रेज से काफी हेल्प मिलने वाली है, लिमिटिंग रेज से काफी हेल्प मिलने वाली। तो लिमिटिंग रेज ये एक, और दूसरी ये। तो मैं कह सकता हूं कि लिमिटिंग रे के बीच में जो एंगल होता है थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, सॉरी, जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। और ये जो थीटा है एंगल है, इसे एंगल ऑफ व्यू या व्यूइंग एंगल, एक ही बात है, ठीक है, एंगल ऑफ व्यू। इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, पूछे जाते हैं। तो एक चीज तो ये जानने की है। अब इसमें देखिए कुछ और एक दो क्वेश्चन बताता हूं इसी में। अगर कोई थिक मिरर होता है तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, हम जो पढ़ रहे हैं वो थिन मिरर का केस पढ़ रहे हैं, और आगे भी थिन मिरर यानी पतले वाले मिरर जो होते हैं उनके केसेस हम पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन थिक मिरर को लेके पूछ लिया जाता है, और उसमें पूछा जाता है कि थिक मिरर से जो इमेजेस बनेंगी उनमें कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट होती है। तो सबसे पहली बात तो थिक मिरर से ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, और उनमें जो सेकंड वाली इमेज होती है वो ब्राइटेस्ट होती है। सेकंड वाली इमेज जो होती है वो ब्राइटेस्ट होती है, ठीक है। कैसे, इसको समझो। तो अ थिक मिरर, देखिए ये केवल थिक मिरर का केस मैं यही बता रहा हूं, बाकी आगे पूरा हमारा डिस्कशन वो केवल बेस्ड होगा हमारा थिन मिरर पर, सारा जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अ थिक मिरर फॉर्म्स number of images out of those, a thick mirror forms number of images out of those second image is brightest, ठीक है। और ब्राइटेस्ट क्यों होगी, इसको एक फिगर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये एक थिक मिरर है, ये पूरा एक ग्लास की स्लैब है, ये पूरी क्या है, एक ग्लास की स्लैब है। और इस ग्लास की स्लैब के इस वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ से एक रे को हमने इंसिडेंट किया,
ठीक है, ये इंसिडेंट रे है ये वाली। अब क्या होगा कि ये जो इंसिडेंट रे है ये इस बाउंड्री से कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ ट्रांसमिट होके नीचे आ गई, कुछ ट्रांसमिट होके नीचे आ गई। तो अब ये जो रे गई है ये यहाँ पहली वाली जो बाउंड्री है जो कि ट्रांसपेरेंट है इससे रिफ्लेक्ट होके गई है, तो ये फर्स्ट इमेज होगी। फर्स्ट इमेज भाई इंसिडेंट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो ये फर्स्ट इमेज हो गई जो यहाँ बाउंड्री से एक रे ट्रांसमिट हो जाएगी। ये मान लीजिए मैंने कहा ग्लास की स्लैब है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में थिक है, तो ये पूरा ग्लास है, ये इतना मोटा। तो अब इसमें कुछ पार निकल जाएगी, यानी रिफ्रैक्शन हुआ, अभी पढ़ा है नहीं लेकिन इतना तो आइडिया आपको होगा ही रिफ्रैक्शन का। तो ये रिफ्रैक्शन हुआ, थोड़ा लाइट इसमें भी आ गई। अब यहां से आगे तो जाने से रही, क्योंकि ये वाला जो पार्ट नीचे देख रहे हैं ये पॉलिश कर रखा है, तो यहां से ये लौट के रिफ्लेक्ट, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होके जब जाएगी तो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट तो निकल ही जाएगा, ट्रांसमिट होगा, और कुछ पार्ट लौट आएगा। लौट के आने के बाद फिर यहां से लौट के जाएगी पूरी की पूरी, इसका कुछ पार्ट इधर चला जाएगा और कुछ लौट आएगा। फिर यहां से ये वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होके, कुछ पार्ट बाहर निकल जाएगा और कुछ लौट आएगा, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। अब आप देखिए ये फर्स्ट इमेज है, ये वाली जो रे निकल रही है ये सेकंड इमेज बनाएगी, ये वाली थर्ड इमेज बनाएगी, एंड सो ऑन, ऐसे आगे तक इमेजेस बनती जाएंगी। सो ये थर्ड इमेज हो गई, ये आपका फोर्थ इमेज हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, एंड सो ऑन। इसमें मैं कह रहा हूं ये वाली जो इमेज है ये ब्राइटेस्ट होती है, सेकंड वाली ब्राइटेस्ट होती है। अब आपने कहा वो कैसे, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। और वो एग्जाम्पल में मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मान के चलिए यहां से जो लाइट रे आ रही थी इसके पास 100% एनर्जी है, इंसिडेंट रे के पास, उस 100% में से कुछ इधर चलेगी और कुछ इधर चलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% में से क्या लगता है आपको 50-50 गई होगी, तो आप कहेंगे कि नहीं। और ये ओबियस सा थोड़ा लॉजिकल चीज है कि अगर यहाँ मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो मोस्ट ऑफ द लाइट विल ट्रांसमिट, मोस्ट ऑफ द लाइट विल ट्रांसमिट and some of it will be reflected at this boundary which is transparent medium, boundary of transparent medium। तो अगर यहाँ से 100% जो एनर्जी थी, तो मैं एक पॉसिबिलिटी मान लेता हूँ कि 100 में से 20% मान लो इधर गई तो 80% इधर आई। आप मेरी बात को समझो, यहीं से आगे की बात समझ में आएगी कि मैंने 20 इसको ले लिया, 80 इसको ले लिया। आप ये भी कह सकते हैं सर 10 और 90 हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं सर 30 और 70 हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं ये 35-65 हो सकता है, लेकिन 50-50 के चांसेस तो नहीं लग रहे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा और एक बात मैं बताऊं यहाँ पर कि 50-50 के अलावा ऐसा नहीं हो सकता इसमें 30 गई हो और इसमें 70 गई हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो ट्रांसमिट होगी वो रिफ्लेक्टेड वाले से तो ज्यादा ही होगी, ज्यादातर पार निकल जाएगी, मीडियम अगर ट्रांसपेरेंट है तो हम एक पॉसिबिलिटी मान लेते हैं, सपोज करो ये 20 गई और ये 80 गई। अब जब 80 यहाँ आई है तो यहाँ से आगे तो जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ये बाउंड्री आगे जाने नहीं देगी क्योंकि पॉलिश कर रखा है। तो पूरा 80 का 80 यहाँ तक लौटा, और लौटने के बाद अब यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये पार्शियली फिर से रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिट होगी। जैसा हमने कहा कि यहाँ पे लौट आती है, ट्रांसमिट हो जाती है, तो ट्रांसमिट ज्यादा हो रही है, इस 80% में से फिर ज्यादा ट्रांसमिट होगी और यहाँ रिफ्लेक्ट कम होगी, जैसे यहाँ रिफ्लेक्ट कम हुई। तो मान लेते हैं कि वही रेशियो मेंटेन रहता है, सपोज करिए रहेगा तो ज्यादा ही, बट हम मान लेते हैं 80-20 के रेशियो में अगर चल रही है। तो अब ये 80% है, इस 80 का ये 80% 64% होगा, और उस 80 में से 64 इधर गया तो बाकी का 16% यहाँ आया, और 16% यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब इधर आएगा तो उस 16% का फिर 80% इधर निकल गया, बाकी का इधर आ गया। तो 16 का 18%, 80%, 16 का 16 का 12.8% हो जाएगा, और आप देखेंगे बाकी का इधर आ जाएगा, और ये फिर उसके बाद तो कम होता ही जाएगा। तो मैंने समझाने के लिए एक पॉसिबिलिटी ले ली,
और मैंने उसको कहा कि ये 20% इंटेंसिटी के साथ आया, ये 80% इंटेंसिटी के साथ आया। आपने कहा जरूरी है, मैंने कहा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि इधर जो लाइट आएगी वो इससे तो ज्यादा ही आएगी। तो ये 20% है, ये 80% है। अब अगर ये 30 है तो ये 70 हो जाएगा। अब ये 70 है तो उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ता जाएगा। हमने एक पैटर्न मान लिया कि हर बार पिछली बार वाले का कुछ फिक्स्ड परसेंटेज ट्रांसमिट होता है। तो मैं अब समझाने के लिए 80 अगर ले रहा हूं तो 80 ये है, 80 ये, 80 का 80%, ये 64% इंटेंसिटी लेके ये वाली लाइट आएगी, और बाकी का 16% यहाँ चला जाएगा। 16 का फिर 80%, ये 12.8% यहाँ आएगा। बाकी का यहाँ बचा हुआ 3.2% यहाँ आया, ये आ गया 3 पॉइंट और कम हो जाएगी यहाँ पे। आप 3.2 का 80% और कर लो तो और कम होगी। बट आप देखिए 20% इसके पास है, 64% इसके पास है, 12.8% इसके पास है। तो सबसे ब्राइटेस्ट इमेज कौन सी हो गई? ब्राइटेस्ट इमेज हो गई भैया सेकंड वाली। ठीक है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यह कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का मिल सकता है कि अगर थिक मिरर मैनी इमेजेस बनाता है, मल्टीपल इमेजेस बनाता है, तो उनमें से सबसे जो ब्राइटेस्ट होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है? तो आप बता सकते हैं कि सेकंड वाली इमेज ब्राइटेस्ट होगी, और नेक्स्ट ब्राइटेस्ट जो होगी, अगली जो ब्राइटेस्ट होगी वो फिर फर्स्ट वाली होगी। नेक्स्ट ब्राइटेस्ट भैया 64 के बाद 20 है, ये नहीं है, थर्ड नहीं है, ये वाली ब्राइटेस्ट है। हाँ, इसके बाद जो ऑर्डर होगा, थर्ड पे कौन आया, फोर्थ पे कौन आया, तो फिर वो यहीं से ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। हम कहेंगे कि थर्ड नंबर पे थर्ड इमेज आएगी ब्राइटनेस में, फिर 4 नंबर पे फोर्थ इमेज आएगी ब्राइटनेस में, एंड सो ऑन, क्योंकि इसके बाद तो कम ही होता जा रहा है। बट यहाँ पे मेन चीज है कि जो सेकेंड इमेज होती है दैट इज ब्राइटेस्ट, और उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि सेकेंड इमेज जो बन रही है वो रिफ्लेक्शन की वजह से बन रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, दैट इज वाई सेकेंड इमेज इज ब्राइटेस्ट। और फर्स्ट इमेज जो बनी है वो भी रिफ्लेक्शन से ही बन रही है, बट ये जो रिफ्लेक्शन हुआ ये ट्रांसपेरेंट बाउंड्री पे हुआ है और ये नॉन ट्रांसपेरेंट बाउंड्री पे हुआ है, तो यहाँ से मैक्सिमम इंटेंसिटी लौट के गई है। तो आप कह सकते हैं ये भी रिफ्लेक्शन से, ये भी रिफ्लेक्शन से, बट रिफ्लेक्शन दो अलग अलग बाउंड्री पर हुआ। आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन, मैंने एक शीट आपसे शेयर करी थी, सेकंड मैं देखता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाउ मेनी रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। इससे पहले के क्वेश्चन तो आसान है। मैं आपको कॉची रिलेशन बता चुका हूँ, रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी के बारे में पूछा है कि रे ऑप्टिक्स इज वैलिड, पहला क्वेश्चन है, और ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं पहली क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि रे ऑप्टिक्स इज वैलिड, यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन आर ऑफ द सेम ऑर्डर एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। बताया था कि लाइट मुड़ती नहीं है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो साइज होगा, डायमेंशन का मतलब अपर्चर होल जिससे पास हो रही है उसका साइज लैम्डा से काफी बड़ा होगा, तो अनडेविएटेड चली जाएगी। ये क्वेश्चन देने का पर्पज यही है। और ईयर जो जो एग्जाम में पूछा गया है वो सीबीएसई पीएमटी, मतलब पहले एआईपीएमटी ये नाम था, फिर एआईपीएमटी हुआ, आज उसको नीट कहते हैं। तो मेरा बताने का पर्पज ये है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
फिर अगला सवाल है, नीट में आया है, मजाक किया गया है आपके साथ, क्रूड विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे आपको बताया था विवग्योर में। तो ये जस्ट आई वांट टू शो यू कि कई बार क्वेश्चन बहुत इजी आ जाते हैं और लगता भी है इट्स हार्ड टू बिलीव कि ये हम नीट का एग्जाम ही दे रहे हैं क्या। तो कई बार आपको चुटकी काटनी पड़ती है, ऐसा कुछ मतलब ऐसा तो नहीं हर साल आप अटेम्प्ट करते हैं, बट मैंने कहा कि कई बार क्वेश्चन बहुत इजी आ जाते हैं, लगता नहीं है कि हाँ इतना आसान क्वेश्चन भी पूछेगा। बट सेकंड वाला, थर्ड वाला मैंने आपको बता ही दिया था कल, उसका आइडिया दे दिया था, आप उसको ट्राई कर लेना, क्वेश्चन का आंसर आप चेक कर लेना, पीछे दे रखा है। मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 पर और 5 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है हाउ मेनी रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसके जैसा ही क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है, जेई मेन में भी आ चुका है सेम इसी अप्रोच पर, और ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन है एडवांस का। तो कह रहा है हाउ मेनी रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस, दो मिरर दिखा रखे हैं, मिरर के बीच में स्पेसिंग दे रखी है, दोनों पैरेलल रखे गए हैं, और इसमें मिरर की लेंथ भी दे रखी है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बताने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जेई मेन में भी आया है, सेम अप्रोच है, डेटा डिफरेंट दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच को आपको समझना होगा कैसे करते हैं। तो अब इसमें देखिए दो पैरेलल मिरर रखे हैं, यहाँ से एक रे को हम इंसिडेंट अगर करते हैं तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है कि ये एक रिफ्लेक्शन में चलेगी कितना, लेट वो एक्स चलती है, ये एक्स निकाला जाए। और इसमें अगर आप देखें तो ये एंगल आपको अगर विजिबल हो रहा होगा तो ये एंगल आपका 30 है, और ये एक्स हम निकालेंगे, और इसकी जो लेंथ दे रखी है यहाँ से ये 2√3 मीटर दे रखी है, और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन यू 0.2 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजिंग टर्म भी रहता है, वो मैं आगे बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें उस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन आईआईटी वाले इस चीज का ध्यान रखते हैं, वो क्या है वो थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, इसका अगला क्वेश्चन जो है वो आईआईटी जेई 2000 में, और फिर उसका अगला जेई मेन 2019 में भी पूछा गया, दोनों में, तो वो क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लिमिटिंग रे के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आगे, ये तो मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन पे आप देखिए, बोर्ड पे देखिए। तो अब यहाँ पर ये x कितना होगा, तो ये एक रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब सवाल ये है कि इस रिफ्लेक्शन को मैं पहला काउंट कर रहा हूँ या इसको मैं पहला काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, इस बात पर डिपेंड करेगा कितने रिफ्लेक्शन आएंगे, और वो मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा कैसे होगा। तो मान के चलते हैं ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा या ये फर्स्ट है, कोई भी एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। फिर इसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा, रेंज आगे बढ़ेगी, तो फिर ये x आएगा, क्योंकि ये x है तो ये भी x होगा, ये वाला ये x हो गया, और फिर यहाँ पे एक नॉर्मल खींच लो, ये भी x है। ठीक है, फिर यहाँ से इधर जब जाएगा तो फिर एक x है। तो आप अगर काउंटिंग भी शुरू करते हैं तो मान लो लेट सपोज मैं यहाँ से फर्स्ट इसको कह रहा हूँ, सेकंड इसको कह रहा हूँ, थर्ड इसको कह रहा हूँ, तो यहाँ तक आते आते अगर आप गिने, थर्ड रिफ्लेक्शन जब हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जब थर्ड रिफ्लेक्शन हुआ है तो 1 2 3 3 x आ चुके हैं। तो कितने रिफ्लेक्शन हुए, n अगर हुए तो nx में लिख लेता हूँ, कितने रिफ्लेक्शन हुए nx, और इसकी जो टोटल लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज गिवन यू 2√3, जो लेंथ दे रखी है वो 2√3 दे रखी है। तो n रिफ्लेक्शन हुए, मान लो जैसे 1 2 3, तो 3 रिफ्लेक्शन हुए, 1 2 और 3, और ये डिस्टेंस जो कवर किया रे ने x x x। ठीक है, तो यहाँ में मैंने कहा मान लो n रिफ्लेक्शन हुए तो n इंटू एक्स, और ये 2√3 के बराबर कर दिया। आपने कहा जरूरी है पूरे कंप्लीट रिफ्लेक्शन, और जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा n की वैल्यू इंटीजर आती है कि फ्रैक्शन आती है। अगर इंटीजर आती है तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन होंगे, और जो लास्ट वाली रे है, लास्ट वाली रे या तो इस कॉर्नर पे टकराएगी या इस कॉर्नर को जस्ट ग्रेज करते हुए, टच करते हुए निकल जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी अगर n इंटीजर आता है तो। ठीक है, और अगर इंटीजर नहीं आया, फ्रैक्शन में आया, तो फिर पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये रे जो है इस कॉर्नर को बिल्कुल ग्रेज नहीं करेगी, बल्कि थोड़ा दूर से निकल जाएगी कंप्लीट। कंप्लीट अगर इसको मतलब ग्रेज करते हुए जाती है
तो n की वैल्यू इंटीजर आएगी, और थोड़ा दूर से कहीं से निकलती है क्योंकि निकलनी तो है ही, रिफ्लेक्शन होते जाएंगे निकलेंगे, बट यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आएगा, इन दैट केस n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। कंफ्यूजन जो होता है आंसर करने में वो वहां होता है जब n की वैल्यू इंटीजर आती है, और n की वैल्यू जब इंटीजर आएगी तो ये जस्ट ग्रेज करेगी, तो फिर वहां दिक्कत आती है कि हमारा आंसर जो आता है उसमें इसको भी काउंट करते हैं तो आंसर थोड़ा बदल जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ से काउंटिंग शुरू की तो लास्ट वाला जो मैंने कहा ना कि जस्ट ग्रेज करते हुए जाती है, तो आप उसको काउंट करोगे कि नहीं करोगे। जैसे मैंने काउंटिंग अभी यहाँ से स्टार्ट करी है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 2 3 ऐसे भी कर सकते थे, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, और इसको आपने 3 कह दिया, ठीक है, इसको आपने 4 कह दिया, इस वाले को, ठीक है। तो आप यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं, बाद में आप इसको जोड़ सकते हैं या आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह से चले। तो अब हमारा पर्पज है इस x को निकालना, ये एंगल 30 है तो आप जानते हैं ये रिफ्लेक्शन से ये एंगल भी 30 होगा, ये डिस्टेंस आपको दिया है, तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू निकालते हैं, एंड tan 30 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज x अपॉन 0.2, सो ये आ जाएगा x की वैल्यू 0.2 अपॉन √3, tan 30 की वैल्यू √3, तो यहाँ से x की वैल्यू को अगर मैं रख दूंगा तो n की वैल्यू आ गई 0.2 अपॉन √3, और 2 इंटू √3, ये वाला 2√3, तो ये इधर जाएगा, तो ये आपका, और 0.2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। अब देखिए जब n की वैल्यू आपने निकाली तो आंसर दो पॉसिबल होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आंसर दो पॉसिबल होते हैं, 30 या 31, समझना, 30 या 31। तो मैं जो पहले मैंने लिखा था ना, ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने पहले लिखा था, अब एक चीज तो पक्का है कि हमारा आंसर इंटीजर आया है, हमारा आंसर इंटीजर आया तो रे जस्ट ग्रेज करेगी, ध्यान से सुनिएगा, रे जस्ट ग्रेज करेगी। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, जैसे मैंने पहले लिखा था कि फर्स्ट मैं इसको मानूंगा क्योंकि ये एक्स चल दिया, सेकंड में इसको कह रहा हूँ, और थर्ड में इसको कह रहा हूँ, तो यहाँ तक एक्स 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 3x हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको जब कैलकुलेट किए तो n की वैल्यू 30 आई, मेरी बात समझना, n की वैल्यू 30 आई, तो अगले वाले केस में ये जस्ट इसको ग्रेज करते हुए जाएगी, और ग्रेज करते हुए जाएगी तो फिर ये वाला जो रिफ्लेक्शन है उसको हम बाद में ऐड कर लेंगे, यानी आंसर हमारा 30 आया, लेकिन हम इसको ऐड करेंगे +1 और करेंगे, कंसीडर तो इसको भी किया, हमने छोड़ के तो काउंट किया, तो जब यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे, और एक चीज और समझिए कि आंसर हमारा 30 आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 30 आ रहा है, विच इज अ इवन नंबर, विच इज अ इवन नंबर, तो आप ये देख के बता सकते हैं कि ये रे गई कहां से होगी, एक सेकेंड, क्योंकि देखो 1 3 यानी 1 2 3 और 4 यानी, और ये 5, ऊपर वाले मिरर पे तो ऑड नंबर में रिफ्लेक्शन के नंबर जो आएंगे वो ऑड में आएंगे, 1 3 5, और नीचे वाले में 2 4 6 8, तो ये लास्ट में 30 वाला जो आएगा वो यही आएगा, और 30 वाले केस में ये जस्ट इसको ग्रेज करते हुए यानी जस्ट टच करते हुए निकल जाएगी, तो टच करते हुए निकली तो रिफ्लेक्शन तो हुआ नहीं, आप मेरी बात को समझो, रिफ्लेक्शन तो हुआ नहीं, बट ये वाला तो हुआ था ना, शुरुआत तो यहीं से हुई थी जिसे हमने काउंटिंग में शामिल नहीं किया, समझो मेरी बात, काउंटिंग में शामिल नहीं किया, तो ये +1 हम करेंगे तो आंसर हमारा फिर क्या होगा, आंसर हमारा क्या होगा 31, आंसर हमारा क्या होगा 31, आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आंसर ये या ये होता है, या फिर एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी बन जाती है, ठीक है। तो अब जो ऑप्शन आपको दिए गए थे क्वेश्चन में, जो आईआईटी का क्वेश्चन आया था उसमें कंफ्यूजन ना हो बच्चे को, जैसे ये आंसर भी गिना जा सकता है और ये भी गिना जा सकता है, ठीक है। तो वहां आंसर जो दिए गए थे, जैसे 30 दिया, 32 दिया, और 28 दिया, और आई थिंक 34, ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखे थे, 28 30 32, यानी ये जो कंफ्यूजन था 30 होगा कि 31 होगा, वो ऑप्शन था ही नहीं, 32 तो नहीं हो सकता, 32 नहीं हो सकता, तो वो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन खत्म कर दी। लेकिन यकीन मानिए अगर 30 और 31 आंसर दिया है तो आप श्योर हो ही नहीं सकते कि 30 लूं कि मैं 31 लूं, आप श्योर नहीं हो सकते। हाँ, फिर भी मैं कहूंगा कि यू मस्ट गो विद दिस, अगर है 30 या 31 है तो फिर आपको इसके साथ जाना चाहिए जो मैंने अभी आपको समझाया। लेकिन जो क्वेश्चन एक्चुअल में आईआईटी में आया था तो उसमें 31 वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, 32 हो नहीं सकता था, तो ओबियस चॉइस है, फिर यू हैव टू काउंट दिस वन, यू हैव टू काउंट दिस वन, ठीक है। तो असल में क्या होगा कि यहां से अगर मैं काउंटिंग शुरू करता, मेरी बात पे गौर करना है, यहां से काउंटिंग अगर मैं शुरू करता तो 1
2, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि इसमें अगर ये 1 है और ये 2 है ना, तो 30 वाला जो आता है वो इधर आता फिर, है ना। और इसमें अगर हम काउंटिंग करते तो यहाँ पे फिर 31 वाला पूरा कंप्लीट नहीं होता। कहने का मेरा मतलब है कि ये 30 और 31 आंसर दिए हैं तो वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं। शायद जेईई मेन में जो क्वेश्चन आया है मेरे ख्याल से उसमें क्लोज आंसर दे दिए, बट यहाँ आईआईटी वाले में ऐसा था ही नहीं कि पॉसिबिलिटी को ही खत्म कर दिया कि बच्चे को इन दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। वो डिपेंड करता है, जैसे अब यहाँ तो ये वाला तो हमें काउंट करना ही करना है। मेन आपके मन में सवाल आएगा कि ये जस्ट ग्रेज किया है, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ से ऐसा भी तो हो सकता था यहाँ से बेंड कर जाता, ठीक है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जस्ट ग्रेज करते हुए लेते हैं तो उस केस में यहाँ पे मैंने आपको बताया ये दोनों पॉसिबिलिटी आप लेके चल सकते, 30 और 31 वाली। ऑप्शन यहाँ नहीं था तो हमने 30 हम जो टिक करेंगे, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए होते हैं, तो मैं जो सजेस्ट करूंगा वो ये है कि ये 31 आप ले सकते हैं फिर उस केस में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला जो क्वेश्चन है वो भी आईआईटी का है और जेईई मेन 2019 में भी पूछा गया है। और क्वेश्चन ये है कि एक ये मिरर है और इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ डिस्टेंस दिया है, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन वही नहीं ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बदल के पूछ रहा हूँ आपसे। ये डिस्टेंस डी है, यहाँ एक सोर्स है, लाइट सोर्स है मान के चलिए, और ये जो मिरर है इस मिरर की जो लेंथ है वो मान के चलिए 2D है। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रहा हूँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये मिरर की ये वाली लेंथ D है और ये वाली लेंथ D है, यानी टोटल लेंथ कितनी है मिरर की 2D, और यहाँ से सामने D डिस्टेंस पे एक सोर्स रखा हुआ है, और सोर्स से यहाँ से एक लाइट ऐसे टकरा के और ऐसे जाती है, और सोर्स से यहाँ से टकरा के एक ऐसे जाती है, और यहाँ सोर्स से कुछ दूरी पर मान लो ये दूरी 2D है। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं है जो वहां सीट में दिया है, डेटा में अंतर आ सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे एक रोड है, एक रास्ता है जिसपे एक आदमी चल के जा रहा है, ठीक है। ये रोड है मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, अब बोर्ड पे तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। एक रास्ता है, इस रास्ते पे आदमी चल के जा रहा है, रोड पे चल के जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये आदमी इस सोर्स की इमेज पीछे जो बनेगी उसको कितनी दूरी तक चलने पर देखता रहेगा, यानी कितनी दूरी पर इसकी इमेज इसको विजिबल होगी, ठीक है। तो अब देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको ये लिमिटिंग रेंज जो है इनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ये रे यहाँ से जा रही है और यहाँ टकरा के ऐसे चली जाती है, इसी तरह से ये यहाँ टकरा के ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए कि इस रीजन में अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, इसे हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू में अगर कोई भी आदमी खड़ा होगा तो वो इसकी इमेज ऑब्जेक्ट की देख पाएगा, यही मैं आपको बता रहा था। तो अब ये रे यहाँ पे अगर आगे मैं एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, ऐसे, तो इस आदमी को ये वाली जो रे है यहाँ पे मिलेगी, यानी इसकी इमेज का यहाँ से दिखना स्टार्ट होगा। और अब आप समझ गए होंगे कि ये वाली जो रे जा रही है ये यहाँ अपने थोड़ा बोर्ड से ऊपर निकल गया, कोई बात नहीं, आपको अंदाजा लग गया कि यहाँ तक ये देख पाएगा। आपको मेरी बात शायद समझ में आई होगी, ठीक है, यहाँ तक ये देख पाएगा, ठीक। अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, नॉर्मल है, इस लाइन को यहाँ पे नॉर्मल को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में मुझे जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो यहाँ से लेके वहां तक निकालना है। लेट इस पॉइंट का नाम है P और इस पॉइंट का जो ऊपर था उसका Q, तो मुझे डिस्टेंस PQ निकालना है। तो क्वेश्चन ये है, अगर आप शीट देख रहे होंगे DPP जो मैंने आपको भेजा था उसमें पूछा था द डिस्टेंस ओवर विच द मैन कैन व्यू द इमेज ऑफ दिस सोर्स इन द मिरर में ये इसकी इमेज को देख सकता है, तो वो आपको बताना है। ये पॉइंट P है, ठीक है, और वो पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, वो पॉइंट Q है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये 2D है, ये 2D, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो मुझे 2D पता लग गया। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें आएंगे और यहीं से छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं ये डी है और ये डी है, तो ये एंगल तो आप बता ही सकते हैं, एंगल कितना हो जाएगा 45। और ये अगर 45 है तो मैं कह सकता हूं ये वाला भी 45 होगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई हो, ये 45 है, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। अब अगर ये 45 है तो फिर मैं कह सकता हूँ सामने वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी। 1045 1 होता है भैया, 1045 1 होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो 1 होगा, तो जितना बेस होगा उतना ही परपेंडिकुलर होगा। तो ये बेस कितना है, तो ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस की लेंथ 3D है, तो 3D अगर ये है तो ये भी 3D होगा। और सेम कहानी इसके लिए भी मैं कह सकता हूँ, ये लेंथ D है, ये भी D है, तो दिस एंगल इज 45, this angle is 45, this angle is 45। और अगर ये 45 है तो इसके सामने वाली ये साइड और ये साइड बराबर होंगी, तो ये आपका है ही पहले से 3D पूरा, ये 3D है तो ये भी 3D हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक अगर हम बात करें PQ की, तो PQ, तो यहां से लेके यहां तक ये 3D, ये 2D और ये 3D, तो ये कितना हो गया कुल मिला के, ये 3 और 3 6 और 2 8, 8D डिस्टेंस तक ये देख पाएगा। अब आपको अगली बार भी क्वेश्चन अगर पूछेगा ना, तो ये मिरर की लेंथ में या ये डिस्टेंस D और ये 2D इनमें थोड़ा सा वेरिएशन कर सकता है, और उस वेरिएशन की वजह से ये एंगल 45 की जगह कुछ थीटा वगैरह टाइप का आएगा, बट आप इसी तरह से रिलेट करके आप रेशियो निकाल सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये 8D आ गया। फर्दर इसमें क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए ये आदमी V की स्पीड से चल रहा है, ये आदमी V की स्पीड से चल रहा है, तो कितनी देर तक इस इमेज को देख पाएगा, इसकी इमेज जो यहाँ बनेगी, सोर्स की जो इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है, इसे हम पीछे अगर एक्सटेंड कर देते, इसे भी पीछे एक्सटेंड कर देते, तो ये इमेज आई जो बनेगी, तो उसे फॉर हाउ लॉन्ग द मैन विल बी एबल टू सी द इमेज ऑफ द सोर्स इन द मिरर, तो वो टाइम निकालने के लिए V की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो वो जो टाइम आएगा वो आपका 8D/V आ जाएगा। एक और सवाल इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। फील्ड ऑफ व्यू को लेके एक चीज और बताना चाहूंगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको आज की क्लास की हमने शुरुआत करी फील्ड ऑफ व्यू से, तो फील्ड ऑफ व्यू में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि फील्ड ऑफ व्यू प्लेन मिरर का तो हमने देखा, लेकिन जो कॉनकेव मिरर होते हैं, इन कॉनकेव मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो ज्यादा होता है। इसीलिए आप कभी भी कोई व्हीकल जैसे बाइक है या कार है, उसके जो रियर व्यू मिरर होते हैं, उन रियर व्यू मिरर में अगर आप देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस पर लिखा भी होता है, वैसे थोड़ा सा वो कर्व टाइप का होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, तो वो एक्चुअल में कॉनकेव मिरर होता है। बाइक में जो मिरर लगा होता है पीछे का देखने के लिए, ठीक है, पीछे का देखने के लिए जो मिरर लगा होता है बाइक में, रियर व्यू मिरर कहते हैं, साइड में जो होते हैं पीछे का देखने, वो हल्के से कॉन्वेक्स बनाए जाते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स बनाए जाते हैं। प्लेन मिरर के कंपैरिजन में कॉन्वेक्स रखा जाता है, क्योंकि प्लेन मिरर के कंपैरिजन में कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा होता है, यानी ज्यादा ब्रॉडर एरिया में वो देख सकता है, पीछे से कोई कार ट्रक वगैरह आ रहा है तो उसको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। और वो कैसे होगा एक फिगर से मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए प्लेन मिरर का तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ये प्लेन मिरर है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो ऐसे रेज जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू हो गया। अभी मैंने फिगर बनाया था उसी को थोड़ा उल्टा बना दिया मैंने। अब अगर मैं इसकी जगह एक कॉन्वेक्स मिरर रखता हूँ, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर है, और यहाँ एक सोर्स रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इससे जो रेज जाएंगी ऐसे, और ये इसका नॉर्मल हो गया तो टकराने के बाद ये ऐसे जाएंगी, इधर इसका ये नॉर्मल हो गया तो यहाँ से जो रेज आएंगी टकराने के बाद वो ऐसे जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना एरिया कवर कर रहा है, यानी कि इसमें कोई अगर खड़ा हो जाए तो उसको ये सोर्स की इमेज दिखाई देगी। ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू इतना सा है, और क्योंकि इसका नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल ये है, और जबकि ये कॉन्वेक्स है तो इसका नॉर्मल ये है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल है,
तो इसका ये नॉर्मल हुआ और इसका ये नॉर्मल हुआ। तो इस रीजन में अगर कहीं पे भी ये खड़ा है, ठीक है, कहीं पे भी ये खड़ा है, तो क्या होगा, इसको इमेज दिखाई दे जाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे जाएगी, सोर्स की इमेज दिखाई दे जाएगी। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो आप एक बात और यहाँ पे लिख सकते हैं, पीछे जगह हो जो प्लेन मिरर का बताया था वहां पे अगर जगह हो तो वहां ये वाला फिगर बना लेना, ये तो बना हुआ है आपका, और नहीं तो दोबारा से लिख लेना। यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर is more than plane mirror, is more than plane mirror। और यही कारण है कि व्हीकल्स में जो मिरर इस्तेमाल करते हैं, रियर व्यू मिरर, वो कॉन्वेक्स ही होता है। ठीक है, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपको नोट करना है, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और हम इसमें करेंगे। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब इसमें और कुछ एक दो चीजें ऐड करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपने किया भी होगा, आप उसका आंसर भी जानते होंगे, मैं फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि उसके आगे हम बढ़ेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर to view the full image of a man। एक आदमी की पूरी इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए। अब ये आंसर तो आप जानते हैं कि अगर आदमी की हाइट या एच है या एल है तो मिरर की जो लेंथ होती है वो आधी ही होती है। लेकिन अगर आपने ये पता भी कर लिया कि आधी है तो भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये तो सब हम पढ़ के आते हैं कि मिनिमम लेंथ आधी होती है हाइट की। लेकिन अगर आपने मिरर को सामने सही जगह पोजीशन नहीं किया तो उसमें आपको पूरी इमेज दिखाई नहीं देगी। या तो सर के ऊपर का पार्ट नहीं दिख रहा होगा तो आपको ऐसे झुकना पड़ेगा थोड़ा सा, या आपके जो टो है, पैर के पंजे जो है वो आगे वो नहीं दिखाई दे रहे होंगे। मैंने कहा ना पूरी इमेज देखनी है तो, ठीक है, तो पूरी तो ऊपर से लेके नीचे तक दिखाई दे। तो ऐसा हो सकता है कि अगर सही से मिरर की पोजिशनिंग नहीं करी तो ऊपर का पार्ट आपको नहीं दिखेगा तो झुकना पड़ेगा, या फिर आपको थोड़ा सा ऊपर खड़ा होना पड़ेगा अगर पंजे देखने, पंजे नहीं दिखाई देंगे। कोई भी एक पॉसिबिलिटी होगी अगर मिरर को सही से नहीं लगाया गया। तो मिरर आपने आधी, जैसे 6 फीट का आदमी है तो आप मार्केट से 3 फीट का मिरर ले तो आए, घर में फिक्स भी करवा दिया कारपेंटर से कह के, उसको आपने सामने ड्रेसिंग टेबल पे लगवा भी दिया, लेकिन उसकी पोजीशनिंग सही से नहीं हुई तो आपको अपनी इमेज पूरी दिखाई नहीं देगी। या तो सर का पार्ट रह जाएगा या पैर पूरे नहीं दिखाई देंगे। तो उसकी पूरी इमेज दिखाई दे तो इसके लिए उसकी पोजीशनिंग भी सही होना जरूरी है, और वो आधी हाइट का हो, और उसकी जो मिरर की जो अपर एज है वो अपर एज अगर हमारी आईज और ये सर, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे आंखों के बीच से लेके सर के ये बीचों बीच में, यहाँ पर फोरहेड यानी हमारा जो माथा है इसके और इसके बीच में अगर अपर एज आएगी तो हमको सही और पूरी इमेज दिखाई देगी। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो हमें कंप्लीट इमेज दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही फिर उसका जो लोअर पार्ट है मिरर का वो हमारी आंख और टो के बीचों बीच में आना चाहिए। वो कैसे, फिगर से समझिए। ठीक है, तो आंसर तो आप जानते हैं, लेकिन अगर उसकी पोजीशनिंग सही नहीं होगी तो आप यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट क्लियरली। तो अब मैं थोड़ा सा इसको एग्जैगरेट करके फिगर को बना रहा हूँ। ये एक आदमी का फेस है, ठीक है, और ये इसकी नोज और ये इसकी आई और ये कुछ ही बाल बचे हैं अब इसके पास, ठीक है, और ये बहुत अच्छा फिगर नहीं है बट ठीक है, अपना काम चल जाएगा। और फेस को थोड़ा बड़ा बनाया है जानबूझ के, ये शो करने के लिए कि ये आई और फोरहेड है, इसके बीच में थोड़ा स्पेस है, ठीक है।
सामने एक मिरर मैंने लगा दिया, अभी बड़ा सा मिरर मैंने लगाया है, लेकिन देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी हमें जरूरत है। बड़ा मिरर लगा दिया, उसका जो भी पार्ट होगा एक्सिस उसको हम हटा देंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक काम करेंगे कि आदमी की जो हाइट है उस हाइट को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक पार्ट ये आई से ऊपर वाला और एक पार्ट आई से नीचे वाला, ठीक है। ये इसके टो हो गए नीचे। अब देखिए इसमें आदमी की टोटल हाइट जो है, तो अब इसमें होना ये चाहिए कि जो बाल हैं इसके ऊपर, क्योंकि बालों की चिंता आदमी को ज्यादा होती है, ये इसके बाल हैं। तो अब ये यहाँ से ये रे आएगी, टॉप ऑफ द हेड से रे आएगी, यहाँ टकरा के और आंखों में जाएगी ऐसे। यहाँ से रे आएगी और टकराने के बाद आई में चली जाएगी, ठीक है। तो वो ऊपर की इमेज देख पाएगा। इसी तरह से यहाँ से पैरों के जो पंजे हैं ये ऐसे जाके टकराएगी और टकराने के बाद अगर ये आंखों में चली गई, ये भी थोड़ा सा और ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आदमी अपने पंजों की इमेज पूरी देख पाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ, फिगर से आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि ये मिरर का जो ऊपर का ये वाला जो पार्ट है और ये नीचे का जो पार्ट है ये वेस्ट है, इसकी जरूरत नहीं, इसके बिना भी एक आदमी अपनी पूरी इमेज देख पाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम लेंथ हमको चाहिए, ये लेंथ एल वी हैव टू फाइंड आउट। अब आप देखिए कि मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक नॉर्मल मैं ड्रॉप करूंगा सामने, ठीक है। एक नॉर्मल मैंने यहाँ ड्रॉप किया और एक नॉर्मल मैं यहाँ ड्रॉप करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लेते हैं ऐसे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और कहीं समझ में ना आए तो आप बताइएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, लेट मैं इसे एक्स कह रहा हूं। अच्छा ये एंगल थोड़ा छोटा है, विजिबल ना हो तो मैं यहाँ अल्फा लिख रहा हूँ, इसके नीचे वाला एंगल भी अल्फा है। भैया यहाँ से रे आई, रिफ्लेक्ट होके इधर गई, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। इसी तरह से यहाँ से रे आई, सो आई एम सेइंग दिस इज एज बीटा और ये भी बीटा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये अल्फा के सामने अगर मैंने एक्स माना है तो इस अल्फा के सामने ये भी तो एक्स होगा। इसी तरह से ये बीटा के सामने ये वाला, ये y अगर है तो ये नीचे वाला पार्ट जो है दैट विल बी y ऑल्सो। ये छोटे मोटे डिस्टेंस जो है वो इनको मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ, अदरवाइज ये भी फिर प्रिसीजन के साथ कैलकुलेट करोगे। जैसे ये मैंने लाइन यहाँ तक खींची, ये यहाँ 2 तक आ रही है, तो फिर वो बहुत छोटी छोटी चीजें भी कंसीडर करनी पड़ेंगी। फिर आपको ये रे जो I तक आई है वो यहाँ तक नहीं माननी है, और फिर ये सर ऐसे करके जा रहा है, तो वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये सब चीजें डिटेल्स कोई नहीं पूछता, वो आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी। तो ये y हो गया, ये y हो गया। अब आदमी की जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट लेंथ इज h, और h अगर आप ध्यान से देखो तो ये x प्लस वाई, यानी मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स x प्लस वाई, आदमी की जो हाइट है। नाउ ये मैंने क्यों ऐसा किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस लाइन को मैं आगे अगर एक्सटेंड कर दूं, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं, तो ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा हाथ से हम खींच रहे हैं, थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बट आप समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस थोड़ा सा वो लाइन टेढ़ी है, बट आप समझ पा रहे होंगे शायद, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये x हो। इसी तरह से ये वाला जो डिस्टेंस है ये y होगा, यानी कि जो मिनिमम लेंथ हो गई वो x प्लस वाई हो गई। और x प्लस वाई का मतलब आप यहां से देखिए तो ये h/2 आ जाएगा, ठीक है। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बट अब मैंने ये बताया, आप सब आंसर इसका जानते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं एक चीज जो यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक बात नोटिस करी हो जो मैंने आपको अभी बताई, कि मिरर को, अगर मिरर की जो अपर एज है, ये अपर एज यहाँ फोरहेड में यानी माथे के बीच में आनी चाहिए, या उससे भी ज्यादा अच्छा होगा कि सर के जो टॉप है और आई है इसके बीचों बीच में अपर एज अगर आएगी तो हमको पूरा दिखाई देगा। थोड़ा नीचे कर देंगे तो बाल ऊपर से गायब हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, मेरे कहने का मतलब, ठीक है। और इसी तरह से फिर जो लोअर एज आएगी इसकी, मिरर का जो किनारा है नीचे का, वो आंख और पैर के बीच में आना चाहिए। फिगर आदमी का जो मैंने इमेज बनाई वो नो डाउट थोड़ा सा डिसप्रपोर्शनेट मैंने बनाई है, क्योंकि आदमी का सर इतना बड़ा बना दिया, बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, बट वो समझाने के लिए, क्योंकि ये क्लैरिटी वाला ये पार्ट छोटा सा होगा तो फिर वो क्लैरिटी नहीं आती। बट स्टिल यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि मिरर का जो अपर पार्ट है, अपर एज है, सॉरी,
अपर एज है वो हमारे सर के और आंख के बीच में आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से जो लोअर एज आ जाएगी वो हमारी आई और टो के बीच में अगर आएगी तो हमें कंप्लीट इमेज दिखाई देगी। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दिया तो या तो हमारे टो गायब हो जाएंगे या फिर हमारा ऊपर का पार्ट विजिबल नहीं होगा, ठीक है। सो नो डाउट आंसर आपको पता होगा, बट आंसर के साथ साथ पोजीशनिंग इसकी अगर क्वेश्चन में पूछ ली जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपने किया होगा। एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, देखिए आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज अपने पर्स में एक छोटा सा मिरर रखती हैं, वैनिटी मिरर भी कह देते हैं उसको। मेकअप वगैरह का शौक होता है, ये कहीं पार्टी में गई, खाना खाया, लिपस्टिक निकल गई या मेकअप खराब हो गया तो पर्स में एक छोटा सा मिरर रखते हैं, वो मेकअप वगैरह करते हैं। ये तो कॉमन प्रैक्टिस है, आपने देखा मेकअप का बहुत शौक होता है। तो ऐसा ही एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब अच्छा वो मिरर होता है क्योंकि पर्स वगैरह में रखना होता है तो उसका साइज छोटा होना चाहिए। तो ऐसे ही एक लेडीज अपने चेहरे की इमेज को देखने के लिए एक मिरर को रखती है अपने पर्स में, तो उस मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होगी अगर उसके चेहरे की डायमेंशंस पता है। डायमेंशन से मतलब है कि ये कानों के बीच में, क्योंकि यहाँ से लेके पूरा ये मेकअप देखना होता है, तो ये डिस्टेंस आपको गिवन है और आईज के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। तो मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ मिरर की मिनिमम क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। एक अच्छा सवाल बनेगा, ठीक है। तो मैं एक फिगर आपके सामने बना रहा हूं, उस फिगर में कुछ चीजें मैं शो कर रहा हूं, उसके बेसिस पे यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये एक लेडी का फेस है, फेस मैं बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू का मतलब ये आंखें हैं और ये नोज है, ठीक है। फेस बहुत अच्छा नहीं है, ध्यान रखना ये दोनों आईज हैं। आप ऐसा ना सोचें ये आई है, ये नोज है और ये लिप्स है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आईज नोज लिप्स नहीं, ये आई है और ये आई है। आप ऊपर से देख रहे हैं, यानी ये जो फोटो लिया गया है ये ऊपर से लिया गया, तो दोनों आईज ये है, ये नोज है, इस तरह से है, ठीक है। तो ये टॉप व्यू ऑफ फेस, और ये फेस नो डाउट बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है। तो ये आई है और ये भी आई है और ये नोज है और सामने एक मिरर है। तो इस मिरर की मिनिमम लेंथ मेकअप करने के लिए क्या होनी चाहिए, और यहाँ पे इसके कान हैं, ये छोटे छोटे मैंने बना दिए, ठीक है। अब जो आपको गिवन है वो क्या क्या दे रखा है, एक तो दोनों आईज के बीच में ये डिस्टेंस x दिया है और दोनों ईयर के बीच में डिस्टेंस y दिया है। और फिगर हमने इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि अगर यहाँ फेस नो डाउट कुछ ज्यादा ही फ्लैट हो गया, थोड़ा ऐसे आना चाहिए था, बट फिर वो क्वेश्चन का जो एक एसेंस है पूछने का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फेस की ब्यूटी पे ना जाए, आप क्वेश्चन पे ध्यान लगाएं, ठीक है। ये मिरर है, इस मिरर की मिनिमम लेंथ बतानी है कि ये लेडी अपना पूरा फेस देख पाए, ठीक है। मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, ये लेंथ L है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर so that lady can see complete image, या कंप्लीट लेंथ कह सकता हूं मैं। इमेज से मतलब यहां से, यानी ये वाली इमेज देख पाई, ये वाली इमेज देख पाई, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। फिर उसके लिए वो हाइट भी हमें मिरर की कंसीडर करनी पड़ेगी। मैं मिरर की लेंथ की बात कर रहा हूं जिससे ये फेस की लेंथ दिखाई दे। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर सो दैट लेडी कैन सी कंप्लीट लेंथ ऑफ हर फेस, ठीक है। तो बताइए आप इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। देखिए कुछ पॉसिबिलिटी पे हम गौर करते हैं।
क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी माइंड में ये आती है कि ये कान को देखना है, तो यहाँ से एक रे आए और ये रे आके आई में चली जाए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ से रे आए, थोड़ा और मिरर को नीचे खींचना पड़ेगा, ये यहाँ पे आए और इस तरह से आई में चली जाए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे ही और करना पड़ेगा, ये भी। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये रे ऐसे आके इस आई में चलेगी और ये रे ऐसे आके इस आई में चलेगी, तो बाकी का तो हो ही जाएगा सेटअप। तो मिरर की लेंथ हमको यहाँ से यहाँ तक जरूरत पड़ी, मिरर की लेंथ की हमें यहाँ से यहाँ तक जरूरत पड़ी, लेकिन हमारी दो आंखें अगर हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये ईयर की जो इमेज है, ये वाले ईयर की इमेज इस आई को ना दिखा के इसको अगर हम दिखाते, यानी कि एक दूसरी पॉसिबिलिटी। और दोनों पॉसिबिलिटी पे देखना इसलिए जरूरी है कि हमको मिनिमम लेंथ चाहिए। तो एक ये वाले ईयर की इमेज इसी आई से दिखाई, यानी राइट वाले की राइट को और लेफ्ट वाले की लेफ्ट को अगर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो और अगर ये वाले ईयर की इमेज हम इस वाली आई को दिखाते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये आएगी, यहां से टकरा के ये यहां आ जाए, और इसी तरह से इधर वाले ईयर के लिए ये ऐसे टकरा के इधर आ जाए। तो आप देखें अगर ध्यान से, तो ये ऐसे आ गई और ये ऐसे चली गई, तो अपना काम केवल इतना मिरर से चल जाएगा। और अगर इतने मिरर से चलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले केस से ये वाला केस ज्यादा बेटर है, क्योंकि मिनिमम लेंथ इसमें नजर आ रही है, तो हम यही वाली अप्रोच करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी एक आई डिसाइडेड हो कि भैया ये वाली ईयर की इमेज यही वाली आई देखेगी, राइट वाले ईयर की राइट वाली आई और लेफ्ट वाले ईयर की लेफ्ट वाली आई देखेगी, ऐसा कोई रूल तो है नहीं मिरर में जो इमेज है, ठीक है। तो अब इसमें ये वाली पॉसिबिलिटी, पहले वाली तो मैंने हटा दी, क्योंकि पहले वाले में फिगर में देख के आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि उससे ये वाली लेंथ कम आने वाली है, राइट। सो अब ये मिनिमम लेंथ होगी कितनी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक। हम फेस को सिमेट्रिक मान के चल रहे हैं। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। और जो नाक है वो दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में है, क्योंकि कुछ लोगों की नाक थोड़ा इधर उधर होती है, थोड़ा असिमेट्रिक फेस भी होता है, बट ये हम मान के चल रहे हैं, ये प्री एज्यूम्ड है। तो ये जो मिरर है, ये लेंथ हमें इस मिरर की निकालनी है, ये मिरर है, ठीक है। नाउ अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वाली लेंथ कितनी है और ये वाली लेंथ कितनी है, तो ये मुझे कैपिटल एल निकालना है। और इस वाली लेंथ को ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो लेंथ है एल और ये वाली लेंथ भी एल है, तो मैं ये कह सकता हूं y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2l। तो l की वैल्यू आ जाएगी y माइनस एक्स बाई टू, एल की वैल्यू आ जाएगी y माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2l फिगर से देख सकते हैं, ठीक है। नाउ ये फिगर ऐसे हमने खींचा जरूर है, बट आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर फेस सिमेट्रिक है, मैंने पहले ही बोला, तो ये रेज है ये आने वाली और जाने वाली पैरेलल होंगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ से निकली मिरर से यहाँ टकराई, फेस सिमेट्रिक है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से रे आएगी वो ऐसे। तो आप इसमें एक चीज तो पक्का बोल सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्शन हुआ ना ऐसे, और इधर से जो रे जाएगी और इधर पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ इस ईयर से ये वाला आई जितने डिस्टेंस पे होगा उतना ही इधर वाले ईयर से ये वाली आई होगी, सिमेट्रिक फेस कह दिया मैंने पहले। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब आप इससे एंगल को देख के बता सकते हैं कि ये, ध्यान से देखिएगा, मिरर ये है, मिरर ये है, और मिरर का एक नॉर्मल ये, एक नॉर्मल ये, और ये वाली रे और ये वाली रे दोनों नॉर्मल से थीटा एंगल बना रही हैं। आप मेरी बात को समझो, ये मिरर है सामने, ठीक है। मिरर के नॉर्मल एक ये और एक ये तो पैरेलल होंगे ही होंगे। अब ये वाली रे और ये वाली रे सिमेट्री का हमने यूज किया, तो ये दोनों एंगल थीटा आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा नॉर्मल के साथ है, इट मींस दीस टू रेज आर पैरेलल। और अगर पैरेलल है तो आप जानते हैं पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हर जगह सेम होता है। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ एल है, ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस एल है वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा और वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा,
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मिरर की जो लेंथ हम निकालने जा रहे हैं वो लेंथ एक्चुअल में स्मॉल एल ही होगी। ये एल है तो ये भी एल होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो हमें मिरर की लेंथ मिल चुकी है। ये आंसर है। y माइनस एक्स बाई टू इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है, जो लेडी अपना फेस देख पाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट अगर आ रहा हो और आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए शीट में ही कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, और मैं एक मिनट शीट ओपन कर लेता हूं जो आपको डीपीपी मैंने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डीपीपी के मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इनको ट्राई करेंगे। मैं इसमें आगे क्वेश्चन 8 और 9 10 ये वाले जो क्वेश्चन है इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताता हूं कि अगर दो मिरर होते हैं उनसे अगर रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन बाई टू इंक्लाइंड मिरर, जो डीपीपी मैंने दिया है उसमें जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ही मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे इसमें अभी मैंने सिंगल मिरर वाला केस बता दिया, तो सिंगल मिरर के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन 6 एंड 7 आप करके देखना, नहीं आए तो आप पूछ लेना। हम आते हैं इसके बाद। अब अगर इस समय शीट अगर आपने ओपन नहीं की है तो मैं थोड़ा सा दिखा दूं। ये क्वेश्चन 6 है और ये क्वेश्चन 7 है, ठीक है। दोनों अच्छे सवाल हैं, आप ट्राई करिएगा, नहीं आए तो पूछिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन 8 9 और 10 के कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन 8 9 और 10 के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ चीजें, उसके बाद हम इनमें से एक दो क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक ये मिरर है और एक ये मिरर है, ठीक है। ये दो इंक्लाइंड मिरर है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। दो इंक्लाइंड मिरर है, ये एंगल थीटा है। अब यहां से एक रे आपने इंसिडेंट की, ऐसे जरूरी नहीं है इसके पैरेलल हो, ध्यान रखना मैंने ऐसा नहीं कहा है। और मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं जिससे न लगे कि ये पैरेलल है, ठीक है। ऐसे रे आई और रे आने के बाद ये ऐसे गई और इससे टकराने के बाद ऐसे आ गई, ठीक है। तो यहां हमने कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं मानी कि कोई भी रे इनमें से इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड फाइनली वाली वो किसी भी मिरर के पैरेलल हो, ऐसा मैंने नहीं माना है।
बट इसके कुछ रिजल्ट ऐसे आएंगे कि जो हम याद रख सकते हैं, ठीक है, और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो अब देखिए इसमें ये वाला जो एंगल है, लेट मी से दिस एंगल इज आई, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी पक्का आई होगा, ठीक। अब जो रे ऐसे करके आई थी तो ये ऐसे घूमते हुए ऐसे गई और फिर फाइनली ऐसे निकल गई। तो एक पहला जो सवाल इसमें पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये रे में डेविएशन कितना हुआ, तो एंगल ऑफ डेविएशन है कौन सा। देखो ऐसे थी और ये ऐसे मुड़ के और फाइनली ऐसे निकल गई, तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, तो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। एक पहला सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा डिपेंड्स अपॉन, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है और ये ऑप्शन में दे रहा हूं। तो आपको क्वेश्चन में ये आई दिया जाएगा, दोनों मिरर के बीच में एंगल थीटा दिया जाएगा, तो आपको बताना है कि ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा किस पे डिपेंड करता है, ओनली आई, ओनली थीटा, बोथ थीटा एंड आई, और नन ऑफ थीटा एंड आई, ठीक है, डेविएशन एंगल। तो ये तो तभी पता लगेगा जब हम डेविएशन निकाल लेंगे इसमें, ठीक है, और डेविएशन निकालेंगे देन वी विल एबल टू सॉल्व द आंसर। और यहाँ एक बात और है कि हमने कोई ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ली है, जनरल वैल्यू ली है। तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर में एक कॉन्सेप्ट भी है जिसे हम आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं कि ये जो डेविएशन वाला एंगल है वो डिपेंड किस पे करता है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डेविएशन वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इस डेविएशन में अगर ये वाला एंगल, जहां मैं ये उंगली चला रहा हूं, ये वाला एंगल अगर मुझे पता लग जाए ये वाला, तो मैं ये वाला तो देख के बता सकता हूं भैया 180 है, 180 प्लस ये आ जाएगा। आपको मेरी बात शायद समझ में आई होगी, 180 प्लस ये आ जाएगा, या ऐसे समझ लो इसके सामने वाला ये पता लग जाएगा मुझे, तो ये पूरा ये वाला 180 हो जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू 180 प्लस दिस एंगल आएगी। तो मेरा पर्पज है ये एंगल किसी भी तरह से निकाला जाए, ठीक है। अब किसी भी तरह से कैसे निकलेगा, तो इसके लिए यहां पर देखिए, ये एंगल अगर आई है तो ये वाला, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझते जाना है और बोलते जाना है, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस आई, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा हमारे पास। तो ये वाला 90 माइनस आई होगा, यहां तक तो ठीक है। तो ये वाला एंगल मैं बता पाऊंगा, ये आपका थीटा है, ये 90 माइनस आई है, तो बाकी का बचा हुआ ये हो गया 180 है तीनों का सम। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 180 माइनस थीटा कर लो और माइनस ये कर लो 90 और प्लस आई आ जाएगा। तो ये आपका 90 माइनस थीटा प्लस आई आ गया, ये एंगल आ गया कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, 90 माइनस थीटा प्लस आई। और अब यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला नॉर्मल, तो ये वाला एंगल मेरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये एंगल जो आएगा तो आपको पता है कि ये अगर 90 माइनस थीटा माइनस आई आया है, तो ये 90 में से माइनस कर दूंगा तो बाकी का एंगल ये बचे रह जाएगा। तो इस वाले एंगल को, जो कि ये वाला है, मैंने लिखा नहीं इतना बड़ा, तो 90 में से माइनस करके ये वाला एंगल पता लग जाएगा अंदर वाला। तो 90 में से माइनस करूंगा मैं, इसको माइनस करेंगे पूरे इस टर्म को, तो आप ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो आप देखिए ये माइनस 90 हो जाएगा, ये प्लस थीटा हो जाएगा और ये माइनस आई हो जाएगा। तो 90 से 90 तो गयो, अब रह गया थीटा माइनस आई, तो ये आ जाएगा आपका ये वाला एंगल थीटा माइनस आई, थोड़ा जगह कम है, और ये वाला भी थीटा माइनस आई। अगर विजिबल नहीं हो रहा हो तो आपको आवाज तो कम से कम सुनाई दे रही होगी, ये थीटा माइनस आई और ये भी थीटा माइनस आई। अब ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो, ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो, और ये एंगल हमारा कितना आएगा, ये निकालने के लिए देखिए, ये तो 2i हो गया भैया, ये आपका 2i हो गया, और ये दोनों का सम कितना हो गया, ये दोनों का सम हो गया 2 थीटा माइनस 2i, और इसमें 2i ऐड किया, ऐड करने के बाद ये तो कट गया, यानी इन दोनों का सम 2 थीटा आया, और 180 में से माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 2 थीटा, ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, या मैं कहूँ पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा, ये आ गया। अब बात आती है डेविएशन की, तो डेविएशन का एंगल फाइनली हमारे पास आ गया, पाई भैया 180 ये है और बाकी का 180 ये है,
तो आप इसको कह सकते हैं 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, या आप इसको कह सकते हैं 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आई कि जो डेविएशन है वो मैंने आपको जो निकाल के दिखाया वो केवल थीटा पे डिपेंड करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, यानी इस एंगल आई को आप बदलते भी रहोगे ना 30 40 60 वाट एवर यू कैन चेंज इट, ठीक है, लेकिन जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इसके बदलने से बदलेगा। यही तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर मान के चलिए वो पहले 30 था, अब उसको आपने 60 कर दिया, तो बताइए डेविएशन क्या होगा। तो डेविएशन इज स्टिल सेम, क्योंकि वो डिपेंड करेगा इस थीटा पर, वो डिपेंड करेगा इस थीटा पर, ठीक है। तो ये डेविएशन मैंने दिखाया, उस फिगर को थोड़ा प्रॉपर मैं कर दूं, ये यहां से था डेविएशन पूरा, और ये जो एंगल आया ना, ये वाला एंगल जो था पाई माइनस है, ध्यान दीजिएगा ये प्लस नहीं है, पाई माइनस है। ये चीज जो मैंने यहां निकाली है ना, ये इसे आपको याद रखना चाहिए। और याद कैसे रखेंगे, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो अगर आपने ये याद कर लिया ना, तो आगे के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। ये एंगल थीटा है, तो ये सामने वाला, मैं अलग फिगर बना दे रहा हूँ कंफ्यूजन ना हो, ये रे ऐसे आई, ऐसे गई और ऐसे चलेगी, तो ये थीटा है, तो सामने वाला पाई माइनस 2 थीटा होगा। ये आपको याद रखना, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल पाई माइनस 2 थीटा, अगर ये थीटा है तो आमने सामने के एक तरह से ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ऐसे सोचिए ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये आपका थीटा है, तो ये सामने वाला पाई माइनस 2 थीटा होता है, या ये वाला एंगल पाई माइनस 2 थीटा होता है, क्योंकि ये अपोजिट हो गई, ये दो लाइन है ऐसे, तो ये पाई माइनस 2 थीटा होगा। ये इतनी सी बात आपको अगर याद रही ना, तो काफी सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, आसानी से कर लोगे, अगर इतनी सी बात ध्यान रखोगे तो, ठीक है। तो एक बात तो ये सामने आई यहाँ पे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है जो यहाँ से यहाँ था, वो आई पर डिपेंड ही नहीं करता। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, मिरर के बीच में क्या एंगल है इस पर डिपेंड करेगा, तो ओनली थीटा पे डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, जो शीट में नहीं दिया है मैंने आपको बता दिया। शीट वाले क्वेश्चन सारे जो अभी दे रखे हैं उसके मोस्टली क्वेश्चन आसान है, और आपको अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप ये वाला जो मैंने बताया ना कि ये एंगल अगर थीटा, सामने वाला ये पाई माइनस 2 थीटा आएगा, इतना याद रखना, अगली बार ये सब सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। हाँ ये है कि डेविएशन ऑलवेज, ऑलवेज डेविएशन का एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, डेविएशन का फॉर्मूला आ गया। एक हमने पीछे भी पढ़ा था, याद हो तो, पीछे हमने प्लेन मिरर के लिए, सिंगल मिरर के लिए देखा था, और उसमें भी एंगल ऑफ डेविएशन आया था 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, आई वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ये ऐसी तरह का कुछ आया तो है, लेकिन यहाँ पाई माइनस नहीं है, 2 पाई माइनस 2 थीटा है, और यहाँ थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ दो मिरर है तो उन दो मिरर के बीच में एंगल थीटा है, राइट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आपको मिल जाएंगे, जैसे शीट में ही एक क्वेश्चन इसमें दिया है, 8th वाला क्वेश्चन मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, क्योंकि आप में से कई डीपीपी वगैरह नहीं देख रहे होंगे। ऐसे करके वे आके ऐसे चली गई, और ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया है, और आपसे डिमांड कर रहा है ये एंगल थीटा क्या होगा। अब देखिए मैंने आपको एक ऐसी बेहतरीन चीज बता दी है याद रखने के लिए, अगर आप इसको याद रखोगे तो इसमें कोई टाइम आपको लगने वाला नहीं है। ये फिगर दिया है थीटा है 70, हाँ जो भी आएगा आप इसको रिलेट कर लें। अब देखिए ये 40 है तो ये वाला भी 40 होगा, और हम जानते हैं ये थीटा में निकालने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, तो ये थीटा हम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि ये वाली जो वैल्यू है 40 वो पाई माइनस 2 थीटा होती है, और ये 40 के बराबर, तो आपका ये 2 थीटा आ गया भैया 140, क्योंकि पाई की वैल्यू 180, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। इन नो टाइम यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, और ये एक अच्छा एक तरीका है, इसको थीटा कह रहे हैं, तो ये वाला एंगल हमेशा पाई माइनस 2 थीटा होगा, दो मिरर अगर होते हैं तो उसके लिए। एक और अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, वो क्वेश्चन आपको ज्यादातर बुक्स में मिल जाएगा, ज्यादातर जगह दे रखा है, और ये कहा है कि ये दो मिरर हैं, और यहां से एक रे को हमने इस तरह से इंसिडेंट किया है, ये एक मिरर है M1 और ये मिरर का नाम है M2, तो एक रे को हमने M1 के पैरेलल इंसिडेंट किया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ गया, और फाइनली जब रिफ्लेक्ट हुआ तो फाइनली वो M2 के पैरेलल चला गया, यानी इंसिडेंट रे और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू M1 और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू M2, तो ये एंगल थीटा बताइए क्या है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा, ठीक है। हम इसको एक दो मेथड से कर लेते हैं। एक तो ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। अगला सवाल है, ये मेरे ख्याल से सी शीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है।
तो अब इसमें थीटा डिमांड कर रहा है, तो थीटा निकालने के लिए आप देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल अगर है तो ये थीटा होगा, तो भैया ये भी थीटा होगा, और इधर वाला एंगल थीटा है तो फिर ये वाला थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है ना ये वाला, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल बराबर होंगे, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है तो इसका इधर वाला एंगल थीटा हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा। आप देखिए ये तीनों एंगल बराबर है, और अगर तीनों एंगल बराबर होते हैं ट्राइंगल में तो हर एंगल 60 डिग्री का होता है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। एक तरीका तो ये हुआ सॉल्व करने का, वन मेथड। दूसरा मेथड ये है कि अगर ये थीटा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा है तो सामने वाला ये वाला जो एंगल है ये आपका पाई माइनस 2 थीटा होगा, पाई माइनस 2 थीटा होगा, ये अभी समझा है मैंने आपको। इसके बाद एक चीज और है, आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो रे आई थी वो इसके पैरेलल थी, और ये जो रे गई है वो इसके पैरेलल है, यानी कि जो एंगल थीटा यहाँ है वही एंगल तो थीटा ये होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये पैरेलल है, और ये लाइन और ये पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा इसलिए है क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है। और आप यहां से देखेंगे तो पाई माइनस 2 थीटा और ये थीटा दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि अपोजिट में एंगल है, तो आप कह सकते हैं पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो 3 थीटा इक्वल्स टू पाई यानी 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। ये दूसरा मेथड हो गया। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा, कई जगह मिल भी जाएगा। आप इसको फटाफट से जो भी है आप एक बार नोट कर लो, अगर नोट करना जरूर लगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है अगला वाला, वो भी हम करेंगे। कल हम प्लेन मिरर का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद हम कर्व्ड मिरर पर आएंगे। कर्व्ड मिरर यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के फॉर्मूले वगैरह डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ रूल जो चीजें मैं बताऊंगा, उसके बाद हम डीपीपी वगैरह मैं शेयर करूंगा, तो उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए इसके बाद आगे एक और क्वेश्चन है इसमें काफी अच्छा, और वो क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बताना है, दो मिरर है उनके बीच में एंगल 40 डिग्री है। मैं यहाँ बना देता हूँ, अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चे को डाउट रहता है। ये दो मिरर है, तो ये एक रे को यहाँ पे इंसिडेंट किया गया है, और ये एंगल आई पूछ रहा है क्या होगा, ये दोनों के बीच में एंगल 40 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन के। कह रहा है कि रे अपने पाथ को रिट्रेस करे आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, पहला सवाल, और दूसरा है आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए सामने कह रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे दो रिफ्लेक्शन के बाद वापस अपने पाथ पर लौट जाती है, रिट्रेस बैक इट्स पाथ, यानी वापस अपने पाथ पर लौट जाती है दो रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये एंगल आई क्या होगा, एंगल आई क्या होगा, एक बार। दूसरा कह रहा है कि अगर ये 3 रिफ्लेक्शन के बाद लौट जाती है तो एंगल आई क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज समझनी होगी कि रिट्रेस बैक का मतलब क्या है, यानी जिस पाथ से आई थी उसी पे लौट जाए। और हमेशा ध्यान रखना, मिरर चाहे प्लेन हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कैसा भी हो, रे हमेशा लौट जाएगी अपने पाथ पर अगर वो मिरर के परपेंडिकुलर टकराती है, नो मैटर वो प्लेन है कि या कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर टकराती है तो वो वापस लौट जाती है। परपेंडिकुलर टू द मिरर का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा इस केस में जब परपेंडिकुलर टकराएगी तो 0। 90 मत बोलना, 90 नहीं है ये, क्योंकि जो एंगल हम नॉर्मली मेजर करते हैं वो नॉर्मल से मेजर करते हैं, न कि मिरर से। ग्लांसिंग एंगल नहीं पूछा मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, जिसे सामान्यतः यूजुअली नॉर्मल से ही मेजर किया जाता है, तो नॉर्मल से एंगल 0 होगा। तो ये बात हमेशा के लिए ट्रू है, कभी भी ये किसी भी तरह के मिरर में अगर सिचुएशन आती है तो हमेशा ध्यान रखना
कि अगर कोई रे मिरर के परपेंडिकुलर टकराती है, परपेंडिकुलर टकराने का मतलब जल्दबाजी में आप 90 का एंगल ले जाओगे, लेकिन वो एंगल I इक्वल्स टू 0 होगा। परपेंडिकुलर टू द मिरर का है मैंने, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल आएगा वो तो 0 ही आएगा। और 0 एंगल जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है, यानी उसी रास्ते पे लौट जाती है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन को हम यहां से शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट है, रे रिट्रेस बैक इट्स पाथ, 10th क्वेश्चन है डीपीपी का। आपको मैंने पहले ही भेज दिया था, डीपीपी का 10th क्वेश्चन है, डीपीपी फर्स्ट है और क्वेश्चन 10 है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है, दो रिफ्लेक्शन के बाद लौटती, तो भैया पहला तो ये हो गया। अब ये यहां से जब जाएगी तो ये सेकंड रिफ्लेक्शन होगा, यहीं से लौटाना है, तो यहां से लौटाना है, तो ये एंगल 90 आएगा। ध्यान रहे ये मिरर के साथ एंगल शो किया है मैंने, क्योंकि यहीं से लौटाना है, तो यहाँ परपेंडिकुलर हिट करा दो तो ये रे गई, और इसके बाद जब लौटेगी तो ध्यान से सुनना, ये पहला रिफ्लेक्शन, ये दूसरा, और अब लौटेगी तो तीसरा। तो कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो 3 हो गए। भैया 3 हो गए, बिल्कुल बात सही है तुम्हारी, यहाँ से 1 2 और फिर वापस आके 3 और फिर चली जाएगी। लेकिन उसने ये कहा है, ये थोड़ी कहा है कि टोटल 3 रिफ्लेक्शन चाहिए, उसने ये कहा है कि दूसरे के बाद लौटे, तो दूसरे के बाद ही तो लौट रही है। रिट्रेस बैक इट्स पाथ आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, अगला पार्ट अलग है, उसमें कहा है 3 रिफ्लेक्शन के बाद लौटाना। तो लौटाना कहां से वहां तक की बात करा, तो दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद या 2 रिफ्लेक्शन के बाद लौटे, ये थोड़ी कहा टोटल 3 होने चाहिए या टोटल 2 होने चाहिए। तो दूसरे के बाद लौटे, तो ये पहला और ये दूसरा अब लौट रही है, अब इसके बाद 3 4 5 6 हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये इसी बात पे लौट जाएगी। अब ये एंगल 90 हो गया, ये 40 है भैया, तो ये 40 हुआ, तो ये आपका 50 बचा, और ये 50 है, तो ये फिर कितना बचा 40, और हम जानते हैं 40 और ये I बराबर होंगे, तो I की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया 2 रिफ्लेक्शन वाला। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, 3 रिफ्लेक्शन के बाद लौटे। तो 3 रिफ्लेक्शन के बाद लौटने का मतलब है कि पहले पे आई, दूसरे पे गई, और अब तीसरे पे जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी तो होगा, एक से दूसरे पे, दूसरे से फिर पहले पे, पहले से फिर दूसरे पे, दूसरे से फिर पहले पे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, और तो कोई तीसरा मिरर है भी नहीं ना। तो अब ये पहला यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरा यहां हुआ, तीसरा इधर होगा। अब ये तीसरा हुआ, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। तीसरा ये है, ये 90 का एंगल है, यहां से टकराने के बाद अब जब ये लौटेगी तो इधर जाके और इधर लौट जाएगी। ये ऐसे आई, ऐसे गई और ऐसे, और फिर यहां से ऐसे जाके, अगर टोटल रिफ्लेक्शन काउंट करोगे तो 5 हो गए। कैसे हो गए, 1 2 3 और वापस 4 और 5 और गई। ठीक है, 5 रिफ्लेक्शन हुए टोटल। लेकिन लौटी कहां से है, यहां से लौटी, ये यहां से है। अब आप देखिए यहां पर ये जो एंगल है इसकी डिमांड कर रहा है, इस वाले एंगल की डिमांड कर रहा है, सॉरी ये एंगल दिया है 40, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी डिमांड कर रहा है, ये क्या होगा। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इधर से स्टार्ट कर लो या इधर से आ जाओ। तो ये 40 है, ये आपका 90 है, तो ये एंगल आपका कितना बचा, ये 40 है, ये 90 है, तो ये 50 बचा भैया। और यहाँ पर ये नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा और इसको इधर खींचते हैं, ये नॉर्मल हो जाएगा। अब ये 50 है, तो ये आपका 40 होगा, ये भी 40 होगा, तो ये आपका 90 है। 40 40 मिला के 80 हो गया। देखो 50 ये तो 40 और 40 80 हो गया, 80 90, तो इधर का कितना बचा फिर 10। अगर 10 ये बचा तो ये 80 हो गया, तो I की वैल्यू 80 आ गई। ये 3 रिफ्लेक्शन के लिए 80 के एंगल पर इंसिडेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, 80 के एंगल पर इंसिडेंट किया जाना चाहिए, ये हो गया। तो सिंपल आप देख ही रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सिंपल ज्योमेट्री ही तो यूज हो रही है। ट्राइंगल के 3 एंगल में से 2 पता है, तीसरा निकालना है, एक तरह से वही तो हो रहा है। या इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, या 2 पैरेलल लाइन को अगर कोई ओब्लिक लाइन कट कर दी तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ऐसी तो चीजें आ रही है यहाँ पे, और वो क्या है, इसलिए नाम भी है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्री का यूज है, सिंपल सिंपल चीजें हम इसमें यूज कर रहे हैं। जो आपने 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में ज्योमेट्री की छोटी छोटी चीजें पढ़ी होंगी वो काम आ रही है। अब 6th 7th 8th का मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, यादें होंगी पुरानी। बाकी 9th 10th लेवल तक का तो मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है।
9th-10th लेवल का मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में सिखा के चलता हूँ, फिर 11th-12th का भी हम डिस्कस करते हैं। जो मैथमेटिक्स की शीट, अगर किसी बच्चे की वो छूटी हुई है तो मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोडेड है, आप देखिए, 1 नहीं 2 बार 3 बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ्स वगैरह सब बता रखा है, टॉपिक वाइज है। तो अगर आपको कहीं वीकनेस लगती है तो वो पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद ये हो गया। इसी में एक सवाल पूछा जाता है कि 2 इंक्लाइन मिरर हैं और उन 2 इंक्लाइन मिरर से कितनी इमेजेस बन सकती हैं, उनके बीच में एंगल थीटा हो तो। एक तो ये पूछा जाता है, दूसरा ये पूछा जाता है कि अगर 2 पैरेलल मिरर हैं, ठीक है, 2 पैरेलल मिरर हैं तो उन पैरेलल मिरर में कितनी इमेजेस बन सकती हैं या नंबर ऑफ इमेजेस, इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं कई बच्चे। तो मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखिए शीट में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन से भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको डाउट आएंगे और मैं जानता हूँ आप में से कई बच्चे एक क्वेश्चन पूछेंगे जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ये 2 मिरर हैं और उम्मीद है कि अब इसको पढ़ने के बाद आप डाउट तो नहीं पूछोगे। ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से x है और ये इधर से y है, और दोनों मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है लेट वो l है। दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस l है, इधर से ऑब्जेक्ट का x है, इधर से y है। तो क्या होता है, इसमें मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे और मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। जैसे ये यहाँ पे ऐसे टकरा के ये इधर जाएगी, तो इधर जब टकरा के जाएगी तो इधर से आती हुई नजर आएगी, तो एक इमेज इधर बनेगी। फिर ये यहाँ जब टकराएगी और जब इधर जाएगी तो फिर एक इमेज इधर बनेगी। और ऐसा इधर रे जो गई है वो उसके लिए हुआ, लेकिन इधर भी तो रे जाएंगी डायरेक्ट, तो इधर जब आएगी और टकरा के लौटेगी तो फिर एक इमेज बनेगी, और फिर यहाँ से टकरा के जब इस पर टकराएगी फिर एक इमेज बनेगी, एंड सो ऑन। मिरर काफी बड़े हैं ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगातार हमें इमेज मिलती रहेंगी, लगातार हमको इमेज मिलती रहेंगी। तो देखिए इसमें, अच्छा इसको थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इधर जगह ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो दोनों साइड में ही होगा। तो देखिए पहले थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा, या आप जो मैं समझा रहा हूँ उसी को समझते हुए करेंगे तो भी आंसर निकालेंगे, या एक शॉर्ट तरीका बाद में बता दूंगा। तो इसमें देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी पहली इमेज मैंने मानी इसके पीछे बनेगी, तो फर्स्ट इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, x पर। लेट मी से ये I1 है, ठीक है। इसी तरह से इसकी पीछे एक इमेज बन गई, ये कितना पीछे बन जाएगी, y। मैं इसको नाम दे रहा हूं I2। मिरर के नाम M2 और M1 है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये दोनों इमेज जो बनी है वो डायरेक्ट इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का इसमें I1 और इस ऑब्जेक्ट का इसमें I2। M1 में I1 और I2, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, ये जो I2 बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो यानी फिर इसमें एक इमेज और बनेगी पीछे, इस I2 की वजह से इसमें एक इमेज बनेगी। तो ये कितना दूरी पर है अगर हम देखें, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका L और ये Y, L और Y, तो इतना ही पीछे ये इमेज बना देगा यहाँ पर। और लेट उस इमेज को मैं I1 डैश कह रहा हूँ। मैं इसको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इधर जो इमेज आ रही है वो सॉरी ये M1, ये मिरर का नाम M1 और इसका नाम M2। तो M1 मिरर से जो आएंगे उनमें मैं I1 डैश, I2 I1 डबल डैश, I1 डबल ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, ऐसे नाम में यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका I1 डैश, और ये जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया L प्लस वाई, यानी L प्लस वाई कह लो, या फिर यहाँ पे L की वैल्यू x प्लस वाई है, यानी x प्लस 2y, ठीक है, x प्लस 2y। अच्छा, जिस तरह से ये I2 वाली इमेज यहाँ मिरर में हमने देखी पीछे आ गई, उसी तरह से ये I1 इसमें दिखाई देगी पीछे। तो अब ये जो डिस्टेंस है अगर आप ध्यान से देखें तो L प्लस x है, L प्लस x है, तो इसके पीछे यहाँ ये बन गई मिरर 2 में, तो इसका नाम है I2 डैश, और ये जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा L प्लस कितना, ये L हो गया और ये x है, तो L प्लस x, या आप इसको लिख सकते हैं L की जगह x प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई, या y प्लस 2x ऐसे भी कह सकते हैं, y प्लस 2x, ठीक।
अब ये जो इसमें इमेज बनी है वो इमेज फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से इसमें दिखाई देगी। लेट वो इमेज यहाँ पे बनी और मैं उसको नाम दे रहा हूँ I1 डबल डैश। तो डबल डैश के डिस्टेंस के लिए ध्यान से देखना, ये आपका L है और ये L प्लस एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस ये आपका 2L प्लस एक्स हो गया। कितना हो गया? 2L प्लस एक्स। तो इसके पीछे उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ इमेज बन जाएगी 2L प्लस एक्स। ठीक है, 2L प्लस एक्स कैसे हुई फिर से एक बार देख लो, ये L है और ये L प्लस एक्स है, तो 2L प्लस एक्स पीछे बनी। और अगर ये पीछे आ गई अब इसमें, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस निकल के आएगा 2L का मतलब हो गया ये आपका 2x प्लस 2y प्लस एक्स। तो ये हो गया आपका यहाँ से, क्योंकि x प्लस वाई है तो 2x प्लस 2y, तो ये आपका हो गया 3x प्लस 2y। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस मिल गया। अब इधर जगह थोड़ा बची नहीं, लेकिन मैं एक अंदाजा दे रहा हूँ, यहाँ पे इधर आ जाएगा। अब इसकी ये वाली जो इमेज थी इसका भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ होगा, यहाँ पे I2 डबल डैश बना होगा, इधर I2 डबल डैश और उसका जो डिस्टेंस आएगा और इधर वो आ जाएगा कितना, यहाँ से देखिए इसका डिस्टेंस हमें चाहिए, तो इसका सॉरी, तो ये L प्लस वाई है, L प्लस वाई है, उसमें ये L और ऐड हो गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे L और L 2L प्लस वाई। ये थोड़ा सा पीछे आप बना लेना, यहाँ पे I2 डबल डैश, I2 डबल डैश मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसका डिस्टेंस ये आ गया और इसको आप लिखेंगे तो 2L प्लस वाई, 2L प्लस वाई, और यहाँ से अगर वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y एंड सो ऑन। इनमें रटने का काम नहीं है, पैटर्न को समझना है और ऐसा चलता रहेगा। अगर कोई पूछे कितनी इमेज बनेंगी तो इनफाइनाइट बनेंगी, क्योंकि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहेंगे। और ये हाँ ये है कि जैसे जैसे रिफ्लेक्शन बढ़ते जाते हैं मीडियम कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने की वजह से मीडियम जो एब्जॉर्ब करेगा तो हर इमेज जो नेक्स्ट बनती जाएंगी वो धुंधली होती जाती है, उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि मीडियम में जब लाइट रे चलेगी तो कुछ मीडियम एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा। अब देखिए इसमें ऐसे करोगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम जाएगा, तो इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है। क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि इस वाले मिरर M1 से थर्ड इमेज जो होगी, M1 से थर्ड इमेज जो बनेगी वो कितनी दूरी पर बनेगी, जैसे ये वाली थर्ड, ऐसे पूछ लेगा। या पूछ लेगा कि जो थर्ड इमेज बन रही है इसमें M2 से जो बन रही है वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी। ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उनको निकाल सकते हैं। और मैं अब आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप उसको निकाल सकते हैं। तो आप इसको M1, एक तो ये मैंने अभी करके दिखा दिया, ऐसे स्केच करोगे तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका जो ट्रिक है, तो M1 और M2, तो M1 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था x, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था x, तो ये x डिस्टेंस यहां लिख लो, और इससे कितना था y। तो पहली जो इमेजेस बनी थी वो ये है x और y की डिस्टेंस पे। आप देखिए ये x पे था और ये y पे था। अब आगे जो करना होता है, ये क्रॉस में आप ऐसे कर दिया करो, ठीक है। और L जो डिस्टेंस मिरर के बीच में है, जो डिस्टेंस मिरर के बीच में है वो डिस्टेंस आप उसमें बारी बारी से ऐड करते जाओ। यानी इस x में अगर हम L ऐड करेंगे तो अब जो इमेज आएगी वो x प्लस L के डिस्टेंस पे, या मैं कहूं L प्लस x के डिस्टेंस पे आएगी। लेकिन किससे आएगी? M2 से। चेक करते जाना। तो M2 से अगली इमेज जो आई थी वो L प्लस x पे आई थी कि नहीं आई थी? L प्लस x पे। ऐसे ही इसमें जब ऐड करेंगे L, तो ये L प्लस y में, लेकिन ये डिस्टेंस किससे? M1 से। तो M1 से कितने डिस्टेंस पे आई है? L प्लस y, तो ये L प्लस y आ गया। तो अब ये इमेज हो गई M1 वाली इमेज जो बनी है वो यहाँ आती जाएंगी, M2 से जो इमेज बनी है वो यहाँ आती जाएंगी, और वो उनके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होंगे। फिर इसमें यही प्रोसेस आगे आपको क्रॉस में रिपीट करते रहना है, L और L। तो ये L प्लस एक्स में एक और L ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2L प्लस एक्स। ध्यान रहिए M1 से डिस्टेंस आया, तो M1 से तीसरी इमेज जो आई है, ध्यान से देखिए, ये लिखा है, ये नीचे वाला मैटर नहीं कर रहा है, ये 2L प्लस एक्स है, तो 2L प्लस एक्स है M1 से। और उधर वाला जो आया था वो 2L प्लस वाई आया, तो आप यहां से देखिए इसी में L ऐड करेंगे तो ये 2L प्लस वाई आ गया। और ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। तो आगे आप इस तरह से बता सकते हैं, इतना सा करोगे, मैं समझा रहा हूं तब मुझे इतना टाइम लग रहा है, अगर आप खुद से करोगे तो इन नो टाइम, हार्डली 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और अगर M1 मिरर से थर्ड इमेज पूछ रहा है तो ये रही थर्ड इमेज सामने, M1 से थर्ड इमेज, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, यानी ये इसका
I1 है, ये I1 डैश का डिस्टेंस है, ठीक है, और ये I1 डबल डैश का डिस्टेंस है। इसी तरह से ये I2 का डिस्टेंस है, ये I2 डैश का डिस्टेंस है, ये I2 डबल डैश का डिस्टेंस है, एंड सो ऑन। आपको मेरी बात अगर समझ में आई हो तो ऐसे लिखते जाओ, क्रॉस में इसको सॉल्व करते जाओ, और आगे की सारी इमेजेस के डिस्टेंस आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। और ये आपको क्वेश्चन कई किताबों में इस टाइप का मिलेगा, वहां आपको जैसे ये डिस्टेंस सपोज करिए, ये डिस्टेंस दिया होगा, मान के चलिए 25 सेंटीमीटर, इधर दे देगा 10 और ये दे देगा 15, ये दे देगा 10 और ये दे देगा 15, ये 25, और फिर पूछ लेगा किसी M1 M2 से तीसरी वाली इमेज या दूसरी वाली इमेज का डिस्टेंस पूछ लेगा। आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं, और मैं देखता हूँ हर साल इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चा नहीं कर पाता या कंफ्यूज हो जाता है, वो पूछने आता है। मुझे उम्मीद है शायद अब आप ये डाउट नहीं पूछोगे, खुद से कर लोगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम एक और केस इसमें लेंगे जिसमें इंक्लाइन मिरर का केस होगा, लेकिन अभी टाइम हो गया ज्यादा, मेरी नेक्स्ट क्लास है अभी 11th की, तो आज हम यहीं रुकेंगे।